जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 16 मार्च वाले पेपर के शिफ्ट 1 के 20 सवाल हमने कर लिए थे 2 क्लास के अंदर 10-10 सवाल। ठीक है, अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारे शिफ्ट हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं, इसलिए प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया है? 3 दोस्त एक्स, वाई और जेड ने 4, 2 और 5 के अनुपात में राशि इन्वेस्ट करके एक व्यवसाय में शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है तो 37,000 के कुल वार्षिक लाभ में से एक्स और वाई के लाभ के बीच का अंतर क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पार्टनरशिप का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस किस रेशियो में? 4, 2 और 5 के रेशियो में, है ना। 4, 2 और 5 के रेशियो में, मतलब ये 4 रुपये लगा रहा है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, कुल वार्षिक लाभ आपको दे रखा है ना, यानी कि साल भर के बाद की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर पहले बात करते हैं, 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। ये बताइए, अगर टोटल साल भर की बात करें तो साल भर में पहले 6 महीने में उसने अपना पूरा पैसा लगाया, लेकिन 6 महीने के बाद अगले 6 महीने के लिए उसने अपना आधा हिस्सा निकाल लिया। तो ये जो 4 रुपये लगाया था, ये जो 4 रुपये है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया था वो, है ना। फिर इसके बाद क्या किया? उसने यहाँ पर आधा पैसा निकाल लीजिए, मतलब 4 रुपये लगाया था तो आधा निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 2 रुपये लगाएगा, और ये 2 रुपये फिर अगले 6 महीने के लिए लगाया, यानी कि एक्स का जो प्रॉफिट का हिस्सा हुआ ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअली में, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है मल्टीप्लाई टाइम, हमें टाइम देखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स का हिस्सा। इसके बाद वाई कितना रुपए लगाया? 2 रुपये लगाया, और इस 2 रुपये में इसका पैसा कितने साल तक लगा रहा? पूरे 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक। हम यहाँ पे महीने में ले रहे हैं टाइम को, तो यहाँ भी महीने में ले लेंगे। फिर इसके बाद सी कितना रुपये लगाया? 5 रुपये लगाया, और ये 5 रुपये 12 महीने तक लगा रह गया। ठीक है, ये जो रेशियो निकल कर आएगा ये प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा, यानी लाभ का रेशियो निकल कर आएगा। काटा पीटी कर लीजिए, देखें 24 और 12 ये कितना हो जाएगा? 24, 6 चौके 24 और 12, यानी कि ये हो गया आपका 36। ठीक है, 36 हो गया, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 12। ठीक है, 2 × 12, फिर ये हो जाएगा आपका 5 × 12, है ना। 5 × यहाँ पर 12 हो जाएगा। अच्छा, काट लेंगे हम लोग, तो 12 और 12 से ये कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या मिला? 3, 2 और 5 का रेशियो मिला। टोटल प्रॉफिट है कितना? 37,000 है। हमें कितना चाहिए? एक्स का चाहिए हिस्सा, तो एक्स का हिस्सा निकाल लीजिए। एक्स का हिस्सा 3 यूनिट होगा। 3 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक्स का हिस्सा कितना है? एक्स का हिस्सा 3 यूनिट है, तो मतलब आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल चेक करिए, 7 3 10, ये 3 से नहीं कटेगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 5 1 6, 5 11, 11 3 से नहीं कटता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ 3 और 6 9, 5 14, 14 3 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 2 6 और 5 5 10, 10 6 16, 16 यहाँ पर। अच्छा, एक सेकंड, हमें अंतर पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, हमें अंतर यहाँ पर पूछा गया था, मतलब एक्स और वाई के लाभ के बीच में अंतर पूछा गया था। तो एक्स का ये है, वाई का ये है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर कि क्या पूछा गया है। तो हमें टोटल राशि 37,000 दी गई है, तो अगर रेशियो में टोटल लाभ देखा जाए तो 3 2 5 5 10 की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी है? 37,000 रुपये। 10 की वैल्यू कितनी है? 37,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,700 हो जाएगा। हमें क्या पूछा था? एक्स और वाई के बीच में अंतर। एक्स का 3, वाई का 2 लाभ है, तो 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 की वैल्यू हमें चाहिए। 1 की वैल्यू कितनी है? 3700। ये 3700 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, तो ये वालों को हटा दीजिए, यहाँ पर हमने इसको नहीं ध्यान दिया था, हमने देखा एक्स को दिया, एक्स का पूछा गया है लाभ, तो यही निकालने लगे थे, जबकि एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, छोड़िएगा नहीं, स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, समूह ए में 78 सदस्य, समूह बी में 22 सदस्य और समूह सी में 34 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 136,
383 और 457 है। मतलब ए में जितने भी सदस्य हैं उनका जो एवरेज लगा वो 136 रुपये लगा। बी में जितने भी लोग थे उनका एवरेज यहाँ पर 383 है। सी में जितने भी लोग थे उनका एवरेज 457 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि कितनी होगी, मतलब ओवरऑल हमें निकालना है। तो ए में देखिए 78 लोग हैं, ठीक है। ए में कितने लोग हैं, 78 लोग हैं। बी में यहाँ पर 22 लोग हैं, ये हो जाएगा 22। और सी में यहाँ पर 34 लोग हैं, ठीक है। सी में यहाँ पर 34 लोग हैं। इनका चाहे तो आप रेशियो भी ले सकते हैं, जो क्वांटिटी होता है इनका रेशियो लिया जा सकता है। रेशियो लेंगे 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 39, 39 दूना 78, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो लोग ए में थे उनका एवरेज खर्च कितना आया 136 रुपये, ठीक है, 136 रुपये। बी में जो लोग थे उनका 383। पैसे का रेशियो नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर यहाँ पर सी वालों का 457 हो गया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई आप ऐसा सोचिए कि 39 लोग थे और पर हेड 136 रुपया खर्चा हुआ, है ना। तो टोटल खर्चा निकालना है समूह ए के लोगों का, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है, मतलब इस सवाल को हम लोग यूनिट डिजिट से निपटा सकते हैं। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, अलग अलग है, यूनिट डिजिट से निपटाइए। देखिए मल्टीप्लाई करना है सिर्फ यूनिट डिजिट को। 9 छक्के 54 यानी 4, ठीक है। 1 × 3 यानी कि 3, 7 × 7 यानी कि 14, मतलब 4 यूनिट डिजिट हमने ले लिया। अब सबका टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पर जोड़ लिया, ये टोटल खर्चा हुआ उनका यूनिट डिजिट, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। जितने भी सदस्य थे उन सब का हमें नंबर देखना है। तो 39, 11 और 17 यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाइए। देखिए 9 1 10, 10 और 7 17, तो 17 का मतलब कितना हो गया, यूनिट डिजिट 7 आएगा, है ना। तो ऊपर का यूनिट डिजिट कितना हुआ 4 4 8 3 11, मतलब 1 हो गया, और नीचे आएगा यहाँ पर 7। अब हम इस 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले, तो एक ही तरीका है, 3 मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21 और 3, अच्छा 3 तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, और तरीका देख लीजिए। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है भाई, 3 तो कहीं आ नहीं रहा है ना। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 9 छक्के 54 मतलब 4, 3 1 कम 3, 7, अच्छा 7 7 49, यहाँ 9 होगा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ गलती हो गया, है ना। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 7 7 49 मतलब 9 होगा। तो अब देख लीजिए 9 4 13, 13 और 3 16, 16 का मतलब यहाँ पर 6 आएगा, और तो 6 डिवाइड बाई 7। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 छक्के 42, 7 8 56, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 यानी कि इकाई अंक 6 मिलेगा हमें। तो 8 यूनिट डिजिट वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बाकी और कोई नहीं होगा। 6 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, जबकि हमें 6 चाहिए, है ना। इस तरीके से आप लोग यूनिट डिजिट से इस सवाल को निपटा सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट पर। इस टाइप का सवाल कई बार हम आपको करवा चुके हैं, डेडिकेटेड क्लास में भी करवा चुके हैं, और यहाँ पर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहाँ पर भी आपको करवाया जा चुका है। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तरीका क्या है समझिए। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पर किस रेट, आपको रेट पूछा गया, किस रेट में प्रति वर्ष कोई राशि 16 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी। 16 साल में खुद का डबल हो रहा है, ठीक है, खुद का डबल हो रहा है। तो ये देखिए कि यहाँ पर पैसा 1 रुपये था, मान लीजिए 1 से डबल हो रहा है, ठीक है। 1 रुपये था तो 1 से डबल हो रहा है। अच्छा 1 से जब डबल हो रहा है, 1 से डबल हो रहा है, इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो तो फिक्स रहता है ना। ये तो फिक्स रहेगा, पैसा आपका फिक्स रहेगा। मतलब इसमें क्या जुड़ा होगा कि 2 हो गया होगा, तो 1 जुड़ा होगा, मतलब इंटरेस्ट जुड़ा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ही पैसा बढ़ता है ना। तो इसमें 1 रुपये जुड़ा है, 1 रुपये जुड़ा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना 1 रुपये, है ना। तो 1 रुपये जुड़ के 2 रुपये हो गया। ये जो इंटरेस्ट 1 रुपये का मिला है ये 16 साल में मिला है, क्योंकि 16 साल में ही ना 2 गुना हो रहा है। तो 1 रुपये का इंटरेस्ट 16 साल में मिला, तो 16 साल में 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो रेट होता है, यही तो है दिमाग यहाँ पर, जो रेट होता है वो 1 साल का ब्याज होता है।
ये जो 1 रुपये मिला है ये 16 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का जो ब्याज होगा वो 1 बटे यहाँ पर 16 आ जाएगा, 1 बटे 16 रुपये होगा। ये 1 साल का ब्याज है। यही 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल पर, यही 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल पर रेट होता है। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज हमारे पास है कितना? 1 बटा के 16 और किस पर? प्रिंसिपल पर। और प्रिंसिपल है कितना यहाँ पर? 1 रुपया है, तो डिवाइड बाई 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 16 ही आएगा, है ना। 1 बटे 16 हो जाएगा ये 1 बटे 16 आपका रेट होगा। और इस रेट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें परसेंटेज में तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी अगर देखा जाए तो 1 बटे 8 कितना होता है? 12.5%। तो 1 बटे 16 कितना होगा? 12.5 का आधा, 12.5 का आधा हो जाएगा, यानी कि 6.25%, है ना। 6.25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, लगाने का तरीका भी हमने आपको एकदम लल्लन टॉप बताया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 24 देखिए। P एक वस्तु Q को 50% के लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 60% की हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए इतना रुपए भुगतान किया तो P द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत कितनी होगी? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये। ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पे अगर 50% की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1/2, यही ना होता है 50% की वैल्यू। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, P Q को दे रहा है, Q R को दे रहा है ना। P Q को बेच रहा है और Q R को बेच रहा है। ध्यान से सुनते जाइएगा, रेशियो से ये सवाल बन जाएगा आपका। देखिए, तो यहाँ पर Q को 50% के लाभ पर बेच दिया, मतलब P के पास 2 रुपये का था, तो 2 पर 1 का प्रॉफिट ले लिया। लाभ बोला है ना, तो 2 पर 1 का प्रॉफिट ले लिया, मतलब 2 1 3 रुपये में बेच दिया Q को। अब Q के पास वो सामान 3 रुपये का है। Q उसी वस्तु को R को 60% के लॉस पर बेच देता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5, है ना। मतलब 5 के सामान को 3 के लॉस पर बेच दिया। Q के पास सामान था 5 रुपये का और 3 के लॉस पे बेचा R को, यानी कि 2 में बेच दिया। ठीक है, अब इनका ओवरऑल रेशियो निकाल लीजिए। ओवरऑल रेशियो निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसको इधर शिफ्ट करिए तो ये बन जाएगा 3, इस 5 को इधर शिफ्ट करिए तो ये बन जाएगा 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा, ये होगा 10, ठीक है, ये होगा 10 और 3 और 5 ये हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर रेशियो आ गया। अब इसके बाद बोला गया कि R ने वस्तु के लिए इतना रुपये भुगतान किया, मतलब R का जो रुपये है वो कितना है? 3234, 6 यूनिट की वैल्यू 3234 है। P का हमें कीमत निकालना है, यानी कि यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। वैसे अगर देखे जाए 10 यूनिट की वैल्यू मतलब 0, 10 से कटने वाला नंबर, तो 10 से कटने वाला नंबर कौन है? जिसके लास्ट में 0 होगा। यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप करना चाहें तो देखिए, अगर 1 की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी होगी? 6 से डिवाइड करिए, 6 पंचे 30, है ना। ध्यान से देखते जाएगा, 6 पंचे 30 बचा 2 तो 23 हो गया। ठीक है, 23 हो गया, है ना, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा तो 6 3 18 और 6 नहीं हो 54, है ना, क्योंकि 5 बचेगा तो एक सेकंड यहाँ पर हमने गलत लिखा है ना भाई, यहाँ पर 4 है तो हमने 6 लिख दिया है। ठीक है, तो 6 नहीं हो 54, मतलब कि यहाँ पर 4 होगा तो ये 9 बार में कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू इतनी है तो 10 की वैल्यू क्या होगी? 10 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 5390 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। चलिए दोस्तों, अब इस टाइप के सवालों में ना जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते हैं इनमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, आपको सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि क्यूब रूट वगैरह फिर फोर्थ रूट वगैरह आपको पता नहीं होता है। ठीक है, और निकालने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन इंटीजर वैल्यू है, मतलब नीचे की सारी वैल्यू ऊपर से कट जाएंगी। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर की जितनी भी वैल्यू हैं वो नीचे से कहीं ना कहीं तो कट जाएंगी। ठीक ना। अब अगर हम ये कहें कि भैया इसमें 19 छुपा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या छुपा हुआ है? 19 छुपा हुआ है। ये 19 × 3 है। ध्यान से एक एक चीज़ समझते जाइएगा, जो चीज़ें बता रहे हैं। 57 का मतलब क्या है? 19 × 3 है ना। मतलब नीचे अगर 19 है तो 19 कहीं ना कहीं ऊपर तो कटेगा, कहीं ना कहीं ऊपर तो कटेगा। इसमें 19 नहीं है, इसमें 19 नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं 19 का कुछ है ना। ये 19 निकल कर आएगा, ये अगर 19 निकल कर आएगा, ये अगर 19 निकल कर आएगा तो 19 से 19 कट जाएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो जो 20 का क्यूब होता है, 20 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है?
8000 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और 1 जीरो का क्यूब 3 जीरो 8000। तो 19 का जब क्यूब करेंगे, क्योंकि 20 से थोड़ा सा छोटा है 19, मतलब 8000 से कम ही होगा 19 का क्यूब, है ना। तो ये जो है 6859, ये 19 का क्यूब है। तो मतलब जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास 19 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 19 है, ठीक है, समझ गए। मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 168 और नीचे में यहाँ पर आपके पास 19 इंटू 3 है ना, 19 इंटू 3 है। अब बात करते हैं इसकी। 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। और ये जो फोर्थ रूट लगा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। करनी का एक रूल होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे n लिखा है तो इसका मीनिंग होता है a टू द पावर 1/n, ये ना होता है। तो अगर ये 4 लिखा है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं पावर में, और 256 का मतलब 16 का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये कितना है, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो 4 के स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी 4 का पावर 4 हो जाएगा, और ये है 1/4। तो 4 से ये कट गया, मतलब हमारे पास सीधे सीधे 4 आ गया, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। काट लीजिए, 19 से 19 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से इसको काटिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12, मतलब 3 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, मतलब 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा सभी को बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग 56 है, उनका अंतर उनके योग का 1/7 है, उनका एलसीएम क्या होगा। सिंपल सा सवाल है ये तो। दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका जो सम दिया गया है वो 56 के बराबर दिया गया है। अच्छा, उनका जो अंतर है वो किसके बराबर है, योग का 1/7, यानी 56 का 1/7। 56 का 1/7 करेंगे तो 56 इंटू 1/7 होगा, मतलब कि 8 आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से ए और बी निकाल लीजिए, क्योंकि हमें दोनों का एलसीएम चाहिए। ए अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ के दोनों को आधा जोड़ेंगे, 8 6 14 64 का आधा 32 आ जाएगा। ए की वैल्यू 32, बी की वैल्यू निकालेंगे तो घटा के आधा, घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, 48 का आधा 24, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी है, हमें एलसीएम चाहिए था। एलसीएम देखिए, पहले तो कॉमन इन दोनों में देखिए, 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, 8 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 4 और यहाँ 3। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। तो ये हो गया 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि 96 इसका एलसीएम होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़िए। बहुत खतरनाक प्रश्न है, लेकिन 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक घन के आकार में लकड़ी का एक गुटका है, घन मतलब क्यूब के शेप का, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 है। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 8 मीटर लंबी है। इस गुटके से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले सिलेंडरों की अधिकतम संभव संख्या काटी गई थी। सिलेंडरों को प्रति 14 वर्ग मीटर की दर से रंगा जाता है। यदि हम प्रत्येक सिलेंडर की पूरी सतह को पेंट करते हैं तो सभी सिलेंडरों को पेंट करने के लिए कुल कितनी राशि होगी। हमें और कुछ नहीं देखना, ठीक है। ये देखिए, सुनते जाइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सभी सिलेंडरों को रंगने के लिए, पेंट करने के लिए टोटल कितना रुपया चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास n सिलेंडर निकल कर आए। कितने सिलेंडर, n सिलेंडर निकल कर आए। अब n सिलेंडर निकल कर आए तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिलेंडरों को 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने का 14 रुपये लगता है, ठीक है। तो एक सिलेंडर का एरिया टोटल निकालेंगे हम लोग, है ना, एक सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, और यहाँ पे चारों तरफ रंगा जाता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एच क्या है, हाइट है। ये एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हुआ, ठीक है। हमारे पास n सिलेंडर हैं, हमने n माना है, तो n सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें बोला गया कि 1 वर्ग मीटर 14 रुपये में पेंट होता है, तो टोटल इतना एरिया कितने रुपए में पेंट होगा, 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी इक्वल टू 14 नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 14 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, ठीक ना। हमने यहाँ पर इस n को निकालने का जहमत नहीं उठाया,
मतलब हमने कोशिश नहीं किया। क्यों नहीं कोशिश किया अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए अब बड़े गौर से देखिए, इतना ही रुपए टोटल होगा, टोटल कॉस्ट इतना ही आएगा, है ना, टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको। इसमें पाई है दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना, 22/7, 7 ये 14 कट जाएगा। ये इस 22 में आपको छुपा हुआ दिख रहा है 11, एक यूनिक नंबर है 11, 11 × 2 होता है। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई होके आएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 11 का कोई मल्टीपल होगा, 11 से कटने वाला कोई नंबर होगा, 11 से कटने वाला कोई नंबर चेक कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए पहले ऑप्शन को, देखिए तो 2 और 5 7, 7 7 14 और यहाँ पर 4 2 6। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, यानी एक एक छोड़ के अंकों को जोड़िए और उनका डिफरेंस ले लीजिए। 2 और 5 7, 7 14 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, 8 आया। क्या ये 8 जो डिफरेंस आया है, क्या ये 8 11 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो हमारा आंसर भी नहीं होगा ये वाला। ठीक है, दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ देखिए 2 4 6, 6 और 5 11 हो गया, और ये 5 3 8, 11 और 8 का डिफरेंस 3 आएगा, है ना, तो इसमें 3 आया, 3 भी 11 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करिए, 3 2 5, 5 4 9, ठीक है, और यहाँ भी 9 हो गया, 5 4 9, तो 9 - 9, 9 - 9 ये आ जाएगा 0, मतलब 0 अब 11 से कटने वाला नंबर आया है। 0 11 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, देखिए 3 2 5, 5 10, ये 10 हो गया और इधर 6 हो गया, तो 10 और 6 का डिफरेंस 4 आएगा, 4 आपका 11 से नहीं कटता है, डी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है सी जो 11 से डिविजिबल है, वही आपका आंसर होगा। इस टाइप के सवालों को थोड़ा दिमाग से लगाया करिए, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करते लग जाएं, और सॉल्व करेंगे तो कम से कम ये सवाल आपको 2 मिनट तो ले ही जाएगा। ठीक है, इतना खतरनाक सवाल है। पहले आप लोग n की संख्या निकालेंगे, फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तड़ाम झड़ाम करते रहेंगे, तब तक में आपका टाइम गया, और बाकी जो 2-4 प्रश्न बन रहे थे उनको छोड़ देंगे आप लोग, है ना, इस तरीके से। तो सही अप्रोच लगाना है हर एक सवाल को लगाने के लिए। इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स को रुला दिया है। ठीक है, बहुत खतरनाक सा प्रश्न आया था, लेकिन सबसे सिंपल तरीका हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एक डीलर 2 वस्तुओं x और y को 500 रुपये प्रत्येक में खरीदता है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, जो बोला है आप यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा। x, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया, दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपये है। ठीक ना, अब आगे पढ़िए। वह उनमें से प्रत्येक पर समान अंकित करता है, समान मूल्य अंकित करता है, बढ़ा के कुछ अंकित करेगा, है ना। तो मार्क्ड प्राइस दोनों का सेम रखता है, मार्क्ड प्राइस दोनों का सेम रखता है, और मार्क्ड प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस से कुछ बढ़ा के रखा जाता है ना। वह एक्स को 50% और 28% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचता है, फिर भी लाभ के रूप में 958 रुपये कमा लेता है। ठीक है, 958 रुपये कमा लेता है प्रॉफिट। एक्स को जब बेच रहा है तो प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे? 958 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है और 958 रुपये को प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेचेगा कितने में? अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस देख लीजिए। सेलिंग प्राइस 500 + 958 यानी कि 1458 रुपये में बेच रहा है एक्स को। ठीक ना, अब सुनते जाइए। यदि वह वाई को 77% के एकल डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट पर बेचता है तो वाई का लाभ प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पर वाई का मार्क्ड प्राइस निकालिए, और उसके लिए हमें चाहिए कि एक्स का मार्क्ड प्राइस निकाला जाए, है ना, एक्स का मार्क्ड प्राइस निकाला जाए। और अगर एक्स का मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा तो वही वाई का भी मार्क्ड प्राइस होगा, क्योंकि बोला है यहाँ पर समान, है ना। तो सबसे पहले एक्स का मार्क्ड प्राइस निकालते हैं। अब देखिए, जो भी डिस्काउंट दी जाती है वो मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। हम मान रहे हैं कि एक्स का जो मार्क्ड प्राइस है वो m है। थोड़ी देर के लिए समझिए, है ना, बड़े ध्यान से। एक्स का मार्क्ड प्राइस m है। पहला डिस्काउंट 50% का दिया। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब 2 पर 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 1/2 में ही बेचेगा। हम सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, फिर इसके बाद 28% का दूसरा डिस्काउंट देता है। 28% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 28/100 यानी कि 7/25, 7/25 है ना, होगा 7 चौके 28, 25 चौके 100। ठीक है, 25 पर 7 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 25 - 7 यानी कि 18, तो 18/25 में बेचा, 18/25 में बेचा, है ना। और
विक्रय मूल्य है कितना, यही ना आया है x का विक्रय मूल्य, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1458 के बराबर हो जाएगा। तो m यानी मार्क्ड प्राइस यहाँ से कितना आ गया, थोड़ा काट पीट लीजिए, ये 9 आ जाएगा, 9 से इधर काटना चाहे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अब आगे देखिए, तो हम अगर कहें कि यहाँ पर मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, 25 उधर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1458 और मल्टीप्लाई आपका 25 और डिवाइड बाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये मार्क्ड प्राइस है और यही मार्क्ड प्राइस y का भी है, क्योंकि सेम है ना, y का मार्क्ड प्राइस है। अब इस y के मार्क्ड प्राइस पर 77% का डिस्काउंट देता है, मतलब बेचेगा कितने में, 77/100 यानी 100 माइनस 77। भाई इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 77/100 आएगा ना, मतलब 100 के सामान को 77 के डिस्काउंट पे बेच दिया, तो 100 माइनस 77 यानी कि 23 आएगा, तो 23 में बेच दिया, 23/100 में बेच दिया, है ना, 23/100 आएगा यहाँ पे, इतने में बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस है किसकी, y की सेलिंग प्राइस है ये y का सेलिंग प्राइस निकल आ गया। अब इसके पहले हमें क्या लिखना है, y का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ जो होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है y का, 500 रुपया है, बस हो गया आपका सवाल। इनका रेशियो ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, 25 से ये 2 20 बार में कटेगा, ठीक है, 25 से 2 बार में कट गया। इसके बाद 9 से इसको काट लीजिए, है ना, 9 से इसको अगर हम लोग काट लेंगे, 9 से कटेगा क्या, 9 1 कम 9, 5 बचा 55 हो गया, तो 9 छक्के 54, है ना, 1 बचा 18, 9 दूना 18, 162 आ गया। अब नहीं कटेगा तो इसको इधर ले आइए, इसको 100 को इधर ले आइए, या फिर 2 से कट भी जाएगा, 4 से भी काट सकते हैं, ये 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा 4 से, है ना, 2 से काट सकते हैं, काटना चाहें तो काट लीजिए। 2 से इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें सिंपल रेशियो में चाहिए, 100 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 बना कॉस्ट प्राइस। इधर 81 को 23 से मल्टीप्लाई करिए तो 81 तियाँ कितना हो जाएगा, या फिर हाँ ठीक है चलिए 81 तियाँ तो 8 3 24, 243, 243 का 3 हासिल बचा यहाँ पर 24 आपका। फिर 81 दूना 162, 162 में 24 जोड़ लीजिए, 162 में 24 जोड़ लेंगे तो ये 6 8 और 1 186 आ गया, तो 1863। ये आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो मिल गया दोस्तों। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। इस पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट है, 863 का प्रॉफिट है, 863 का यहाँ पर प्रॉफिट है। ये 1000 पर है, ये जो प्रॉफिट है ये 1000 पर है, तो 100 पर कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, बस निकाल लीजिए। 2 0 2 0 कट गया, 10 से डिवाइड करेंगे 86.3, 86.3 विल बी द राइट आंसर। ये है सही तरीका इस सवाल को लगाने का, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर हो गया, अच्छा सवाल था, ये सवाल रुला दिया था दोस्तों, ये सवाल रुला दिया था, ठीक है। आगे चलिए, ये सवाल भी लंबा चौड़ा दिख रहा है, टाइम एंड वर्क का सवाल है, पढ़िए सवाल को पहले, लेकिन आसानी से बन जाएगा ये सवाल, भले लंबा चौड़ा है लेकिन आसानी से बन जाएगा। 3 प्रिंटिंग मशीनें PQR जब प्रत्येक अकेले काम करती हैं तो 1 लाख किताबें क्रमशः 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में प्रिंट कर सकती हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर 3 है, P है, Q है और R है ना। P क्या करता है कि यहाँ पर 8 घंटे लेता है 1 लाख किताबें प्रिंट करने के लिए, Q 16 घंटे लेता है और R यहाँ पर 24 घंटे लेता है। यहाँ पे निकाल लीजिए सबसे पहले टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क निकाल लीजिए, LCM ले लेंगे हम लोग। 8 16 और 24 का LCM कितना आ जाएगा, 96, ठीक है, 24 चौक 96, 16 छक्के 96 और 12 अट्ठे 96, अच्छा 48 भी होगा, ठीक है, 48 भी कट जाएगा, तो 48 यहाँ पर टोटल आपका वर्क हो गया। 48/8 करेंगे तो इफ़िशियंसी निकलेगी 6, 48/16 करेंगे तो 3, 48/24 करेंगे तो 2। तीनों का इफ़िशियंसी हमें मिल गया दोस्तों, ये P का इफ़िशियंसी, Q का इफ़िशियंसी और R का इफ़िशियंसी। अब आगे पढ़िए, सवाल यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है सवाल में, अब यहाँ पर सवाल बड़े ध्यान से समझिए। आगे ये मशीनें P से शुरू करके उसके बाद Q और फिर R द्वारा 1-1 घंटे की बारी में किताबें प्रिंट करती हैं। P 1 घंटे काम किया, फिर उसके बाद Q काम करेगा, फिर उसके बाद R काम करेगा 1-1 घंटे, 1-1 घंटे, ठीक है, 1-1 घंटे यहाँ पर बारी बांध ली है। हालांकि कुल 9 घंटे के बाद P काम करना बंद कर देता है, लेकिन Q और R बारी बारी से 1-1 घंटे काम करना जारी रखते हैं, जिसमें Q 10वें घंटे के दौरान काम करता है जब तक कि
सभी 1 लाख किताबों की प्रिंटिंग पूरी ना हो जाए, शेष पुस्तकों की छपाई पूरी करने में Q और R को कुल कितने घंटे लगेंगे। चलिए देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि भैया पहले घंटे P काम किया, उसके बाद Q काम किया, उसके बाद R काम किया। तो शुरू के 3 घंटे में कितना काम हो गया बताइए। तो शुरू के 3 घंटे में 6 3 9, क्योंकि एक घंटे में ये इतना ही काम कर रहे हैं, तो 6 3 9 2 9 2 11 यूनिट काम हुआ 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे में 11 यूनिट काम हो गया, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि 9 घंटे बाद P काम करना बंद कर देता है, मतलब 9 घंटे तक तो सभी काम करेंगे ना। तो अगर 3 घंटे में 11 यूनिट काम हो रहा है तो 9 घंटे में कितना यूनिट काम होगा, 3 गुना, तो मतलब ये भी 3 गुना, तो 33 यूनिट काम हो गया 9 घंटे में P के छोड़ने से पहले, ठीक है। P काम करना बंद करेगा तब तक यहाँ पे 33 यूनिट काम हो चुका है। मतलब 48 टोटल काम था, उसमें से 33 घटा लीजिए तो कितना बचा, 15 यूनिट काम। अब ये 15 यूनिट काम कौन करेगा, Q करेगा और R करेगा। बारी बारी से 1 घंटे काम जारी रखते हैं, ठीक है। इस 15 यूनिट को अब ध्यान से देखते जाइएगा, जिसमें Q 10वें घंटे के दौरान काम करता है। 9 घंटे तक तो यहाँ हो गया, 10वें घंटे में Q काम करेगा। तो 10वें घंटे में Q काम किया कितना, 3 यूनिट, ये 3 काम करेगा। 11वें घंटे में फिर इसके बाद कौन काम करेगा, R काम करेगा 2 यूनिट। मतलब इन 2 घंटों में कितना यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट काम हो गया, है ना, 2 घंटे में। फिर 12वें घंटे में और 13वें घंटे में फिर से यहाँ पर 5 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। 12वें घंटे और 13वें घंटे में फिर से 5 यूनिट काम हो जाएगा। और ठीक है, काम करना जारी रखते हैं जब तक कि ठीक है, पूरा काम ना हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर 12वां घंटा 13वां घंटा, फिर 14वें घंटे और 15वें घंटे में फिर से 5 यूनिट काम हो जाएगा, है ना। हर 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो देखिए टोटल हमें 15 यूनिट काम ही ना करना था, तो 5 यूनिट इन 2 घंटों में, 5 यूनिट इन 2 घंटों में, 5 यूनिट इन 2 घंटों में, यानी कि टोटल 5 5 5 15 यूनिट काम हो गया। और कितने घंटे में, 1 2 3 4 5 6 घंटे में 15 यूनिट काम हो चुका है, बाकी का जो बचा हुआ था। तो यही इसमें पूछा गया था कि Q और R को कुल कितने घंटे लगे, है ना। शेष बचे हुए पुस्तक जो यहाँ पर 15 हैं, यानी यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक प्रश्न था।